हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों। तो बाय द वे हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में आज के इस लेक्चर में मैं लाया हूं बीपीटी थ्योरम। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होने वाली है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम प्यारे से फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं बीपीटी थ्योरम। कैपिटल बी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, बी फॉर बॉल वाला बी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब मैं भी 10th बोर्ड में था तो मेरे एग्जाम में बीपीटी थ्योरम पूछी गई थी। और रेगुलरली सेशंस में मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ, बीपीटी थ्योरम तो पूछी ही जाती है। अगर बीपीटी थ्योरम नहीं पूछी आती है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बीपीटी थ्योरम तो आती ही है। इसीलिए विदाउट स्किपिंग द वीडियो यू हैव टू एंजॉय द वीडियो। पूरा वीडियो देखना है, कहीं पर भी कोई भी स्किप नहीं करना है। चलिए, बोर्ड पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। आपको मैंने थ्योरम लिख के रख दी है, वी नीड टू प्रूव भी लिख के रख दिया है, एक डायग्राम बना दिया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके देखोगे ना तो उसमें 6.1 थ्योरम मिलेगी। और 6.1 थ्योरम में आपको पूछा जाएगा, इसको ही बेसिकली बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। इसको देख लेते हैं क्या प्रूफ करना है अपन को। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम के थ्रू समझो। एक ट्राइंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल किसी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं हम, तो ये बनने वाले ये रेशियो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये बराबर हो जाते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? फिर से देखो। ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाले साइड पर एक पैरेलल लाइन बना दो जिसका नाम है DE। क्लियर हुआ? अब ये DE क्या करेगा, इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, AD में और DB में, और इस साइड भी डिवाइड कर देगा AE में और EC में। और इस पे बनने वाला जो रेशियो रहेगा वो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो ये जो रेशियोज हुए ना, ये बराबर हो जाएंगे। हमें इस थ्योरम में यही प्रूफ करना है। और मैंने ये लिख के रख दिया है, मैंने ये भी लिख के रखा है, वी नीड टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। समझ में आया? हम सब समझ गए हमें क्या प्रूफ करना है। अब छोटे से कंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं। आपको इस तरीके से ऐसे बना लेना, एक पैरेलल लाइन बना लेनी। अब कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करोगे, इस वाले बेस पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, और इस वाले AE बेस पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। इधर से आप दोनों को क्रॉस कर देना। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हो तो कंस्ट्रक्शन लाइन डॉटेड लाइंस होती हैं। मैंने डॉटेड लाइंस बनाई ना, तो बेसिकली दीज आर कंस्ट्रक्शन लाइन। समझ में आया? अब सबसे पहले आप ADE लेना ट्राइंगल। आप कौन सा लोगे ट्राइंगल? ADE। इन ट्राइंगल ADE, और इसका एरिया निकाल देना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ADE में बेस और हाइट अपन देख लेते हैं कौन से हैं। देखो बेस, अब आप ये वाला मानना AD। अगर इस ट्राइंगल को आप ऐसा सीधा घुमा दोगे ना तो ये नीचे पहुंच जाएगा। ये नीचे पहुंच जाएगा तो बेस कितना हो जाएगा आपका, AD बेस हो जाएगा। और हाइट ये हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, NE हाइट हो जाएगा, या फिर EN विल बी द हाइट। EN क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये दोनों जो वैल्यूज आपने निकाला वो इसमें पुट कर देना। 1/2 मल्टीप्लाई बेस इज AD एंड हाइट इज EN। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना ऑल राइट हो गया? अब आगे कौन सा ट्राइंगल देखेंगे। देखो, अब आप लेना ट्राइंगल BDE, ये वाला ट्राइंगल लेना, और इसका भी एरिया निकालना। इन ट्राइंगल BDE, और अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या होगा बच्चों इसका, ये देखो बेस आप क्या ले लेना, बेस ये ले लेना, कौन सा वाला, BD बेस लेना। तो आपने BD को बेस ले लिया, मल्टीप्लाई
BD बेस हो जाएगा और इसका हाइट क्या होगा बेटा, इस वाली पूरी लाइन में जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सिर्फ एक ही है, जो है EN। तो भले ही हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन इस ट्राइंगल का हाइट बता रही है। भले ही इस ट्राइंगल के बाहर है वो, लेकिन इस ट्राइंगल की हाइट जो रहेगी वो EN ही रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इस ट्राइंगल का जो हाइट होगा वो EN होगा, क्योंकि सेम बेस पर है वो। ये वाला इसका जो BD बेस है ना इस ट्राइंगल का, वो भी इसका सेम टू सेम बेस एक ही लाइन पर है, मतलब EN क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लेना, लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दोनों दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेना, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू, ये लिख देना डिवाइड में 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई EN, BD मल्टीप्लाई EN। ये देखो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल। आपको क्या देखने को मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू AD अपॉन BD देखने को मिला, AD अपॉन BD देखने को मिला। बेसिकली ये बन जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन। इतना समझ में आया? कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब जैसा हमने ये वाला जो प्रक्रिया जो पूरा इस साइड लगाया है, और अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस इस तरफ भी फॉलो कर देंगे। जैसे आपने इस साइड कौन सा ट्राइंगल लिया था, ADE ट्राइंगल लिया था, फिर से वापस ADE ले लो, लेकिन अब की बार हम हाइट इसको मानेंगे और बेस इसको मानेंगे। पिछली बार हमने बेस इसको माना था, हाइट इसको माना था, ध्यान होगा। अब अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE फिर से ट्राइंगल ले लिया, एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अब की बार बेस क्या हो जाएगा, AE बेस हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा DM, हाइट हो जाएगा DM। ये आपकी बन जाएगी चौथी इक्वेशन। समझ में आया? इसके बाद देखो, पिछली बार हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, DEC बोलते हैं, इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC निकाल देना इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई, हाइट क्या लोगे बेटा, इस ट्राइंगल की जो हाइट रहेगी ना वो इसकी ये परपेंडिकुलर वाली ही हाइट रहेगी। परपेंडिकुलर इस, पहले अपन को बेस लेना है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बेस लेना अपन को। तो बेस आपका हो जाएगा EC और हाइट हो जाएगा आपका DM। तो EC मल्टीप्लाई EC आपका बेस हो गया और हाइट क्या हो जाएगा, DM। ये आपका कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, पांचवा इक्वेशन हो जाएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, हमने पिछले वाले में 1/2 मल्टीप्लाई बेस लिया अपन ने DAE और हाइट लिया DM, ठीक है। सेकंड वाले में 1/2 मल्टीप्लाई बेस इज EC एंड हाइट इज DM। इतना क्लियर हो गया। अब पिछली बार अपन ने क्या किया था, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था कि नहीं किया था? अब इन दोनों इक्वेशंस को भी डिवाइड कर दो, लिखना फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। LHS को LHS से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू, अपॉन लगा देना, डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यहां बीच में इक्वल लगा के इन दोनों को अपॉन में लिख लो, 1/2 मल्टीप्लाई AE इंटू DM, AE मल्टीप्लाई DM अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM, EC मल्टीप्लाई DM। और ये आपका कौन सा इक्वेशन बन, अभी इक्वेशन नहीं, अभी तो कैंसिल भी हो रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल। आपको क्या देखने को मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC।
इसका वैल्यू आ गया आपका AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये आपका बेटा बन जाएगा 6th इक्वेशन। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान था। हमने पहले अपन ने ये दोनों किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, इस साइड वाले ट्राइंगल्स लिए, फिर हमने इस साइड वाले ट्राइंगल लिए, तो दोनों को फिर से डिवाइड करके ये ले आए। इसके बाद आपने ये एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो BDE ट्राइंगल है, मतलब ये वाला, और दूसरा वाला ट्राइंगल DEC, ये दोनों सेम बेस पर है ना, सेम बेस पर। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे, ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे देखने को मिल रहे कि नहीं मिल रहे? ये वाला ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल मतलब ये वाला, ये दोनों सेम बेस पर है ना। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस पर होते हैं ना, तो दोनों के एरिया क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। और ये आप 9th क्लास में सीख के आए थे, 9th क्लास में सीख के आए थे। अरे कोई दिक्कत नहीं, अगर सीख के भी नहीं आए थे तो मैं बता रहा हूं आपको आज कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अगर सेम बेस पर बने, अगर वो दोनों ट्राइंगल सेम बेसिस पर बने, तो दोनों के एरिया क्या हो जाते हैं बेटा? बराबर हो जाते हैं। तो अपन लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल कौन सा वाला? DEC lies on the same base, then area of triangle BDE equals to area of triangle DEC। ठीक है ना? आप कहां तक पहुंच गए? इक्वेशन बनाते बनाते 6 तक पहुंच गए आप। ये आपकी 7th इक्वेशन हो जाएगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा ही आसान तरीके से मैंने बताया है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे मेन इक्वेशंस में कौन कौन सी मेन इक्वेशंस हैं। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा। चलिए, मैंने वीडियो में कट कर दिया है और ये जो है ना मैंने रफ कर दिया, जिसमें टाइम का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है? इसके बाद आपको 3rd इक्वेशन जो दिख रही है, इसके बाद 6th इक्वेशन जो दिख रही है, ये बेटा आपकी मेन इक्वेशंस थी। यहां से अपन ने मेन इक्वेशन ये बनाई, 6th इक्वेशन भी मेन थी। इसके बाद ये वाली जो लास्ट वाली इक्वेशन है, ये भी मेन ही इक्वेशन है। अब देखो, जो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC दिख रहा है ना, वो आपको DEC यहां पर भी दिख रहा है। तो DEC का वैल्यू कितना है? BDE है। तो क्या हम DEC को हम रिप्लेस कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से? बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसमें इसका वैल्यू डालने वाले हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, सबसे पहले ये लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 7th। और 6th वाली इक्वेशन उठाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, देखो DEC की प्लेस पर क्या डाल देंगे अपन? BDE डाल देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE डाल देंगे, इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। फाइनली अपना ये इक्वेशन बन गया, एक नया इक्वेशन बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 8th इक्वेशन बना लेते हैं। समझ में आ गया? आसान था। अब मेन इक्वेशंस बन चुकी हैं कौन कौन सी? 3rd एंड 8th। अगर आप इसको सही तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों के LHS सेम दिख रहे हैं। देख लो, आराम से देख लो, इसका LHS और इसका LHS दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं। और आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता है, जब किन्हीं भी दो इक्वेशनों के LHS बराबर होते हैं तो उनके क्या होते हैं? उनके फिर RHS भी बराबर हो जाते हैं। तो इसके बाद लिखना आप फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 8th इक्वेशन में हमें यह देखने को मिला कि दोनों के LHS बराबर हैं। Then RHS will also equal to each other, means AE upon EC equals to AD upon BD, AE upon EC equals to AD upon BD। अब इसके बाद क्या करना है? समझो बेटा, इसके बाद क्या करना है। क्या आपका इसका ये मैच कर रहा है? अभी भी थोड़ा सा नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको पूरा इंटरचेंज कर दो।
LHS का RHS में, RHS का पूरा LHS में, तो कोई भी साइन वगैरह चेंज नहीं होंगे, कर देते हैं। तो AD अपॉन BD को हमने इस साइड लिख लिया, इसको हम उस साइड लिख लिया, AE अपॉन EC। समझ में आया? अब मैच कर रहा है? अभी भी मैच नहीं कर रहा है। अभी आप सर बोलोगे कि इधर DB लिखा है, इधर पे BD लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, उधर यहाँ पर DB लिख दो, चाहे DB लिखा हो चाहे BD लिखा हो, बात बराबर होती है। इसके बाद आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दोगे लास्ट में? हैंस प्रूव्ड। आपको समझ में आया? ये आपकी सिलेबस की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो थी, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPT थ्योरम भी बोलते हैं, BPT थ्योरम भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट VVIP क्वेश्चन है ये, VVIP थ्योरम है। आपको ये स्टडी कर लेना, 10-10 बार करो, 20-20 बार करो, जब तक करो जब तक ये थ्योरम समझ में ना आ जाए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट जरूर करना। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।